अगर आपकी एज 30 से 35 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 30s होती है वो सिर्फ पैसे कमाने की उम्र नहीं है, आपका एक फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने की उम्र है। आप कैसे आप अभी मेहनत करके आप अगले 10 साल के लिए अपनी फाउंडेशन बनाओगे, आप कैसे फाइनेंशियल फ्री हो पाओगे, आपकी अलग अलग गोल्स क्या है, अब ये सेटअप करने का उम्र यही है। क्योंकि आप 30s में 40s को अगर फाइनेंशियली आपको हेल्दी करना है तो आपको इस टाइम में आपको बिल्कुल एक फाउंडेशन बनानी है। आज अगर कोई फाइनेंशियल आप डिसीजन ले रहे हैं तो आज को ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए ये आपकी एक रोड मैप बनाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगले 10 साल में ऐसा क्या क्या आपको करना है ताकि आपकी जो अगली जो फाइनेंशियल जर्नी है आपकी सॉफ्ट मतलब क्लियर रहे। आपको पता चले कि मुझे अगले जो 10 साल अपनी 40s में 50s में तो मैं कहाँ हूँगा। तो अभी अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप उसी हिसाब से अपना जो फाइनेंशियल जर्नी को एक स्मूथ कर सकते हो। एक नंबर क्या है, इनकम को प्रायोरिटी दो, क्योंकि यही आपकी फाउंडेशन है। अगर आप अपनी इनकम नहीं बढ़ाओगे तो आप उस हिसाब से आप बचत नहीं कर पाओगे। अगर आप 50,000 रुपये आपकी मंथली इनकम है तो आप मतलब 10% बचा रहे हो तो 5,000 बचा रहे हो। तो यही आपको सोचना है कि मेरा इनकम 50,000 से कैसे अगले कुछ साल में 1 लाख पहुंच जाए। तो उस केस में क्या है, आपका सेविंग ज़्यादा होएगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएगा। तो आपको अपनी इनकम पे फोकस करना चाहिए। आपको इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है वो लेना पड़ेगा आपको अगर स्किल बढ़ानी है स्किल लो, कोई सर्टिफिकेशन लो, कोई साइड हसल करो, कोई बिजनेस शुरू करो, कुछ भी करो, आपको अपनी इनकम में जोर देना है। ये आपके पास अभी जोश होगा 30s में हो तो आगे क्या आपकी धीरे धीरे आपकी जोश कम होता जाएगा, क्योंकि आपकी एज के हिसाब से उसी हिसाब से अपनी जोश कम होता ही। तो इसलिए आपको सबसे पहला प्रायोरिटी आपकी इनकम को प्रायोरिटी देना है और आपकी इनकम को कैसे आगे बढ़ाना है। जितना आप इनकम बढ़ा सकते हो आप बढ़ाओ, ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके और आगे के लिए आपके जो है स्मूथ हो सके। स्टेप नंबर 2 है, अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं रखा तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड पहले रखो। अगर आपकी जो एक्सपेंसेस है मंथली 50,000 है तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड बनाना है और ऐसी जगह रखना है आप इजीली एक्सेस हो जाए। मान लो आप मतलब कोई एफडी में रखो या लिक्विड फंड में, कहीं भी रखो, आपको इजीली वो एक्सेस हो जाए ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। कि प्रेशर में आकर डिसीजन, आपके पास पैसा नहीं है तो इसलिए आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर 6 महीने का आपकी रनवे है, आपके पास 6 महीने के लिए आप सर्वाइव कर सकते हो तो आप इजीली अच्छा डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है, हाई कॉस्ट डेट को कंट्रोल करो। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी मतलब गुड डेट है और बैड डेट है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारी लोन लिया हुआ है या पर्सनल लोन लिया हुआ है, उसमें क्या है 10 से 12 15 20 30% तक आप इंटरेस्ट भर रहे हो। वहीं आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करके 8-10% 12% कमाऊँ। आप यहाँ पे आप क्या कर रहा है, जो हाई इंटरेस्ट डेट चल रही है, आपकी क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, इस तरह के लोन से आपके वो पीछे खींच रहे हैं आपको। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट वो ग्रो नहीं हो पा रहे। आप जितना इधर कमा रहे हो उससे ज़्यादा तो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको सोचना है कि आपको जो गुड डेट होता है उसको लेके चलना है और जो बैड डेट है उसको नहीं लेना है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट है, पर्सनल लोन है, इस तरह की कोई घूमने फिरने की कोई लोन ले रहे हो, उस तरह से आपको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम। नेक्स्ट स्टेप है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंसी है तो आप एक एडुकेट प्लान ले लो, उस हिसाब से आपको एक लाइफ इंश्योरेंस आपको लेके रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है। आप एक अगर फैमिली है, फैमिली फ्लोटर प्लान लेके चलिए, ताकि एक ही मेडिकल बिल आपके टियर 1 टियर 2 में सिटी रह रहे हो, आपको 5-10 साल बिल्कुल पीछे खींच सकता है। तो इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जो इन्वेस्टमेंट है आपको वेल्थ बनाता है और जो इंश्योरेंस है आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये दोनों को अलग अलग लेके चलो, दोनों का मिक्स बिल्कुल मत करो। अगला स्टेप है SIP एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब आता है आपको वेल्थ क्रिएशन। आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपको वेल्थ क्रिएट करना है। तो उसमें क्या है, आपके पास क्या एडवांटेज होता है, आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपके पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आपको क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक डिसिप्लिन मैनर में।
आपको सबसे पहले आपको गोल देखना है, होराइजन देखना है, रिस्क कितना ले सकते हो, उसी हिसाब से आपको ये सब चीज़ करके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, और बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट आपको करना है। इससे क्या आपकी वेल्थ जनरेट होएगा। और आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में करना है, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है, हर महीने सैलरी आती है और उस हिसाब से इन्वेस्ट होता जाएगा। तो ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। 30 होता है कि आपका एक बेस बनता है, वहीं से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो। मान लो आपकी सैलरी ग्रोथ होती है तो आपकी अपना जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है आपको बढ़ाओ मत। मान लो आपकी 60,000 से तनख्वाह 1 लाख हो जाती है, तो आपकी जो एक्सपेंसेस है इसको उस हिसाब से मत बढ़ाओ। आपको जो मेन पोर्शन है आपको इन्वेस्टमेंट में डालो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा इन्वेस्टमेंट ही करो। आपको एक फिक्स अमाउंट, मान लो आपकी सैलरी बढ़ती है तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट ही बढ़ाओ। आप ये नहीं कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाना, आपको लाइफस्टाइल बढ़ानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपको मान लो आपकी सैलरी बढ़ती है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इंक्रीज़ करना चाहिए। आपको जो भी एसआईपी करे उसको स्टेप अप करना चाहिए। जिस हिसाब से सैलरी बढ़ रही है उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट ही बढ़ना चाहिए। आप उस हिसाब से आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, आप एक बड़े कर्पस जोड़ पाओगे। अगर आप इन्फ्लेशन की ट्रैप में फंस गए तो आप सोच रहे यार मेरा सैलरी तो बढ़ चुका है, आपका गाड़ी छोटी लगने लग जाता है, आपको फ़ोन लेना लगता है, ईएमआई से फ़ोन लेना है और महंगी ट्रिप कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपको कंट्रोल में रखोगे तभी आप कुछ वेल्थ बना पाओगे। वरना फिर ये अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप में फंस गए तो फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। 40 की एज तक क्या टारगेट होना चाहिए, इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। उसमें देखा जाता है कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी गोल क्या है, उस हिसाब से अमाउंट अलग होता है। बट कुछ चीज़ें आपको 40 की एज तक हो जानी चाहिए, जैसे इमरजेंसी फंड, हाई कॉस्ट डेट अंडर कंट्रोल, एडिक्वेट इंश्योरेंस, रेगुलर इन्वेस्टिंग हैबिट और रिटायरमेंट पर्पस की शुरुआत, और चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज गोल प्लानिंग अगर आप अप्लीकेबल हो तो, मेजर फाइनेंशियल गोल, सेपरेट प्लानिंग, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर कंट्रोल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये आप चीज़ कर लिया तो आप एक सही सिचुएशन में हो आइडियली। 30s में ना बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, लोग क्या मिस्टेक करते हैं। पहली बात तो लोग सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, आगे इन्वेस्ट कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है यार, अभी तो एंजॉय करने की टाइम है। तो ऐसे करते करते आप 35 पे आ जाते हो, फिर 40s पे आते हो, फिर उसके बाद बच्चों की फ़ीस, बच्चों की एजुकेशन, फिर बहुत सारी चीज़ें आती है, धीरे धीरे 45 पे आ जाते हो। उसके बाद आपकी हेल्थ गिरने लग जाता है, उसके बाद आप 40s में आते हो, 50 में आ जाते हो। तो ऐसे कर करके आप ना सेव कर नहीं पाते हो, फिर आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का कोई ना परफेक्ट टाइम नहीं होता। अब कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो आपको तभी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। छोटे से अमाउंट आप जितना बचा रहा है उसी से ही शुरुआत कर लेना चाहिए, ताकि उसको एक डिसिप्लिन के मैनर में आप उसको धीरे धीरे आगे लेके जाना चाहिए। ऐसा कोई परफेक्ट बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हाँ अब मेरे पास बहुत सारी जब इनकम होगी, जब मेरा सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा बिल्कुल कोई टाइम नहीं होता। देखो अगर आप 30s में हो तो आपको करोड़पति की चिंता नहीं करना है। आपको देखना है कि आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिल्कुल स्टेबल है, डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, उस हिसाब से आपको एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, इमरजेंसी फंड है, इंश्योरेंस है, डेट मैनेजमेंट है, और अगले 10 साल के लिए आपकी रोड मैप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको ये चीज़ देखना है। ये ना कि आपको करोड़पति के बारे में कैसे करोड़पति बन जाऊँ, 10 करोड़ 5 करोड़ कमा लूँ, ये नहीं सोचना। आपको ये बेसिक चीज़ें पहले सबसे पहले ठीक करना है, उसके बाद आगे सोचना है। दोस्तों अगर आप याद रखिए 30s में जो भी आप डिसीजन लेते हो, 40s 50 में जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को नींव बनती है, मतलब फाउंडेशन बनती है। अभी अगर आप क्लियर डिसीजन लेते हो, सही डिसीजन लेते हो, तो आगे जाके आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी होती है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर 30s में हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए आपकी एज 30, 31, 32 जो भी है आपकी एज है, आप कमेंट करिए, तो हम देखते हैं कि कितने लोग इस फाइनेंशियल जर्नी में है अभी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।